हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। चलिए, कल इस आपकी सीडीपी की क्लास हुई थी, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ। तो 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, नेक्स्ट 15 है सीडीपी की क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या दे रखा है? कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। क्या दर्शाता है ये? देखिए ऑप्शंस देखिए क्या हो सकता है। आपको आंसर अपने माइंड में सोचना है कि क्या हम इसका आंसर कर सकते हैं। मैं इसका करेक्ट आंसर बताती जाऊंगी। तो वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। उसकी जो बातें होती हैं वो विद्यालय में भाई उन पे गौर फरमाया जाता है और घर पे इतना लोग नहीं मानते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या दे रखा है? 17 नंबर। तो इसमें दे रखा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? जो शिक्षक है उसको विद्यार्थियों को समझना है, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, उनकी अंदर कितनी क्षमता है ना। तो ये एक क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई? इनमें से कौन सा आंसर आप कर सकते हैं? सोचिए ज़रा, क्या कर सकते हैं। तो जब ये टीचर जो है वो एक मनोविज्ञान के तरह कार्य करेगा, एक शिक्षा मनोविज्ञान हम कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य जो होगा वो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है ना। टीचर को पता चल जाता है देखते ही, एक दो बार बच्चे को देखते ही पता चल जाता है कि वह क्या कर सकता है, उसके अंदर कितनी क्षमता है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या दे रखा है 18वां नंबर भाई? तो इसमें दे रखा है आपका, क्वेश्चन पढ़िए। सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा के लिए हम इनमें से क्या कर देंगे भाई? अभिप्रेरणा मतलब किसी चीज़ को के प्रति प्रेरित होना, सीखने के लिए ना। तो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अभिप्रेरणा मतलब जैसे हम किसी को प्रेरित करते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम ये अच्छे से कर लेते हो, है ना। तो सीखने के प्रति रुचि का भी विकास करना जो है वो अभिप्रेरणा कहलाता है, ठीक है। बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 19 नंबर में क्या दे रखा है? तो 19 में दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या है शब्दावली की ओर संकेत करती है। पाठ्यचर्या का मीन्स पूछा गया है, इनमें से क्या हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री कक्षा में, और शिक्षण पद्धति व पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। पाठ्यचर्या के लिए हम क्या कह सकते हैं भाई? पाठ्यचर्या जो है, पाठ्यक्रम अलग होता है, विषय वस्तु जो होगा वो पाठ्यक्रम में आएगा, लेकिन पाठ्यचर्या जो है वो हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करता है, जो वो डेली अनुभव करता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 20 नंबर में क्या दे रखा है भाई? निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति होती है ना, जो बच्चे छोटी कक्षाओं में होते हैं उनमें जो खेल पद्धति होती है वो किस पर आधारित होती है? शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास व वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांतों पर, शिक्षा के समाज शास्त्री सिद्धांतों पर, या शारीरिक शिक्षा पर? किस पर बेस्ड होते हैं? तो जब बच्चा निचली कक्षाओं में होता है तो विकास एवं वृद्धि की मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है खेल पद्धति, जो बच्चों के लिए गेम्स की क्लासेस होती है ना वो वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या दे रखा है 21वां नंबर? एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं, जो पहले उसने परिस्थिति से सामना किया है उसी के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ये किससे संबंधित है, ठीक है। ये जो कथन दे रखा है किससे संबंधित, मतलब कि बालक ने पहले उस परिस्थिति का सामना किया है, फिर से वही स्थिति आ जाती है नई, तो क्या करता है बालक, ठीक है ना। तो ये किससे संबंधित है? वो बालक जो होगा वो पहले की स्थिति की अकॉर्डिंग ही करेगा ना क्रिया। तो इसमें क्या हो सकता है आंसर? ये सीखने का सादृश्यता नियम है, ठीक है। सीखने का सादृश्यता नियम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 22 नंबर में डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, ठीक है।
दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मकता, विचार। तो दूसरों के साथ झगड़ना क्या प्रतिभाशाली होता है? नहीं होता है ना, तो ये इसमें नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या दे रखा भाई? चलिए 23वें नंबर में दे रखा है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा अन्य समान बच्चों के साथ। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं मतलब उनमें कुछ वो विशेषता ये होती है कि वो जल्दी नहीं सीख पाते हैं, उनमें कुछ विकार होता है, जैसे कि वो बोलने में, उनको समझने में दिक्कत होती है। तो क्या हम इसके लिए कर सकते हैं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? उनको जो है ना, उनको शिक्षा जो है वो सभी सामान्य बच्चों के साथ उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वे देखकर समझ सके। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या दे रखा भाई? 24वें नंबर में आते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति सचेत होना चाहिए? विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि में शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करने में, और प्रतिपुष्टि जो फीडबैक होता है देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। और क्या दे रखा है? अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। ठीक है। तो यदि हमें आकलन करना है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनानी है, तो किसके प्रति सचेत रहना चाहिए भाई? बताइए इसमें क्या कर सकते हैं? तो आकलन करने के लिए शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें विविध कई तरीकों को प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। उपयोगी और रोचक बनाने के लिए हमें कई तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं भाई। ये जो डिस्लेक्सिया है वो किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया जो है वो एक तरीके का क्या है भाई? डिस्लेक्सिया एक पठन विकार है। जब बच्चे जो हैं उनको पढ़ने में दिक्कत होती है और बोलने में दिक्कत होती है, उसे हम डिस्लेक्सिया कहते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या दे रखा भाई इसमें? तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। जो माता पिता होते हैं उनको कैसी भूमिका निभानी चाहिए? सबसे पहले तो भाई माता ही पिता सिखाते हैं ना कोई भी चीज़, तो अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 27 नंबर। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये कथन जो है किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाला मतलब क्या निकल रहा है इससे? वह लगातार चल रहा है, निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है। कभी न समाप्त होने वाला मतलब निरंतर लगातार चल रहा है, तो उसे हम निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या दिया है भाई इसमें? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया है? तो गेस्टॉल्ट का जो सिद्धांतवादी है, गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी कहता है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को उन्होंने बढ़ावा दिया है। ठीक है। ये जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जैसे इस तरीके के, ये आपको रटने पड़ेंगे ना भाई। इनको बार बार पढ़ो, बार बार देखो और समझो। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 29 नंबर में क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? कौन सी ऐसी अवस्था होती है जब बच्चे जो हैं अपने समवयस्क समूह के साथ सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो क्या होती है वो किशोरावस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था में ही तो बच्चे ज़्यादा फ्रेंड्स बनाते हैं भाई अपनी एज के। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसने ऐसा कहा है कि जो बौद्धिक विकास होता है उसकी 4 विशेष अवस्थाएं होती हैं? ये पहचान किसके द्वारा की गई है? ये जो हमारी अवस्थाएं होती हैं संवेदी गामक होती है, एक पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है। जो आपकी कितनी होती है? 0 से 2 हो गई, फिर उसके बाद 2 से 7 हो जाती है, और 7 से 12, फिर 12 से 18 हो जाती है।
ठीक है। तो ये 4 विशिष्ट अवस्थाओं के बारे में किसने बताया है? तो ये बताया गया है आपका पियाजे के द्वारा। ठीक है, ये जो 4 विशिष्ट अवस्थाओं के बारे में बताया है जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है, कैसी लगी क्लास कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।